चैप्टर 102 लोटस 10। अगर ये दुनिया एक फिश टैंक जैसे हो तो फिर असेंशन गेट असल में क्या है और सर्विंग कमांड पैलेस क्या चीज़ है? नहीं, शायद ऐसा नहीं है। मैं अपनी ये बेकार की अटकलों को दिमाग से मिटा देता हूँ। हो सकता है ये दुनिया नेचुरली ऐसी ही हो, ज़्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये दुनिया सच में एक फिश टैंक जैसे बंद स्ट्रक्चर में है तो फिर एंसेस्टर यंग सूजन वापस यहीं क्यों आएगी? इतनी शक्तिशाली हस्ती जो वॉइड को चीरकर हायर रेल्म से नीचे आ सकती है, वो इस छोटी सी बंद दुनिया में लौटकर क्यों आएगी? शायद बस ये दुनिया ऐसी ही है। मुझे अपने ख्यालों को ज़्यादा दूर नहीं ले जाना चाहिए। ज़्यादा बड़ा सोचना कभी-कभी हार्ट डीमंस को जन्म दे देता है। एक ऐसी दुनिया जो स्फेरिकल नहीं है? आखिर सोचो तो, ये वो दुनिया है जहाँ हेवनली बीइंग कल्टिवेटर्स बिना किसी दिक्कत के पूरे कॉन्टिनेंट्स में घूमते हैं। अगर दुनिया बिल्कुल अर्थ जैसे स्फेरिकल होती तो क्या ये लॉजिकल होता? इतनी ज़बरदस्त ताकत को झेलने के लिए इस दुनिया को कितना मजबूत होना पड़ता? मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि स्फेरिकल दुनिया की बात से मुझे एक फेरी टेल याद आ गई जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। बुक यांगहुआ ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस फेरी टेल में लिखा था कि एस्ट्रल रेल्म में लोग रहते हैं जहां लोग एक गोल जमीन से चिपक कर रहते हैं। कितना अजीब है ना, गोल जमीन पर रहना। नीचे वाले लोगों को तो लटक कर रहना पड़ेगा वरना गिर जाएंगे। मुझे लगा था ये एक बहुत ही इमेजिनेटिव कहानी है। मैं धीरे से रात के आसमान की तरफ देखता हूँ जो धीरे धीरे अंधेरे से भर रहा था। एस्ट्रल रेल्म, सितारों से भरा हुआ आसमान। क्या ये सारे तारे असल में प्लैनेट्स हैं? क्या सिर्फ यही दुनिया इतनी अजीब स्ट्रक्चर वाली है, या फिर और भी दुनिया होंगी जिनकी रचना उतनी ही अनोखी होगी? अगर सिर्फ ये दुनिया ही ऐसी है तो फिर ये इतनी बिजार क्यों है? मैं और सोचता हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा दिमाग और उलझ जाता है। बस अभी इसके बारे में जानने का कोई तरीका नहीं है। सबसे बेहतर ये होगा कि मैं हेवनली बीइंग बन जाऊं और खुद इस दुनिया का स्ट्रक्चर देख लूं। हाँ, अभी के लिए जो सामने है उसी पर फोकस करता हूँ। मैं अपना मन शांत करता हूँ और बुक यांगहुआ के साथ दोबारा शिप पर चढ़ जाता हूँ, जो काफ़ी देर से वर्ल्ड्स एंड पर आसमान को देख रही थी। सच में कितना सुंदर है वो आसमान जो हमारे पैरों के नीचे है। हाँ, बिल्कुल। साय, चलें अब। हाँ, क्लैन हेड और चोंगमुनरियोंग ज़रूर चिंता कर रहे होंगे। वापस चलते हैं। राइट। और अगर हम फार वेस्टर्न रीजन में हैं, ब्योक्रा वापस पहुंचने में कितना समय लगेगा? कम से कम 1 या 2 महीने। मेरे पिता को चिंता होगी। उसके पिता के लिए उसकी चिंता देखकर मैं पूछता हूँ, वैसे मिस बुक, आपके वेजर का असली इनाम मैजिक आर्टिफैक्ट्स नहीं था, बल्कि आपके साथ एक टूर था। इस सफ़र को ही एक टूर मान ले। बस जल्दी वापस जाना ही टूर हो गया। कल्टिवेटर सव को अफसोस नहीं होगा? अफसोस किस बात का? मैं पहले ही एक वॉन्डरर था, दुनिया भर घूम चुका हूँ। मेरी बात सुनकर वो हल्की सी मुस्कान देती है और रात के समुद्र को देखने लगती है। मुझे उसके इरादों में एक हल्की सी रिग्रेट महसूस होती है। वापस जाते वक्त शेंगजी और यानगो जैसी जगहों पर थोड़ा घूम भी लेते हैं। हाँ, वो भी अच्छा रहेगा। हाँ, फिर भी लगता है वो पूरी तरह खुश नहीं है। उसके मन का रिग्रेट अभी भी बना हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। कुछ दिन बाद हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए आखिरकार उस माउंटेन रेंज तक पहुंच गए जहां पहले गोल्डन डिवाइन हेवनली खंडर सेक्ट हुआ करता था। ये जगह शैटर्ड हेवन पीक कहलाती है। गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट यहीं था। मिस बुक ने इसका नाम सुना होगा, है ना? गुक यांगहुआ शैटर्ड हेवन पीक की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाती है। पिछले जन्म में मैंने और किम यांग हुन ने जिन जगहों को तबाह किया था वो आज भी सलामत है। यादें ताज़ा हो गईं। वो एक पीक की तरफ इशारा करके कहती है, मैंने एंशिएंट टेक्स्ट्स में पढ़ा था, सबसे ऊंची चोटी पर हेवनली लाइटनिंग बैनर रखा जाता था जो गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट का सेक्रेड ट्रेजर था। कहता है वो एक लाजवाब इमॉर्टल ट्रेजर था। एक आर्टिजन होने के नाते मुझे अफसोस है कि मैंने उसे कभी नहीं देखा। दुनिया के 3 ग्रेट ट्रेजर्स में से एक को देखना चाहती थी, लेकिन मैंने सिर्फ टूटी फूटी नेदर क्रॉसिंग शिप ही देखी।
3 ग्रेट ट्रेजर्स का मतलब है 3 महान सेक्ट्स के सेक्रेट ट्रेजर्स जो पूरे कॉन्टिनेंट में मशहूर थे। ब्लैक घोस्ट वैली की नेदर क्रॉसिंग शिप, गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट का हेवनली लाइटनिंग बैनर और हेवन क्रिएशन सेक्ट का ब्लू स्काई आर्मर। ये तीनों या तो इमॉर्टल ट्रेजर्स हैं या फिर ऐसे यूनिक धर्मा ट्रेजर्स हैं जो सिग्निफिकेंस में इमॉर्टल ट्रेजर्स के बराबर हैं। इनमें सबसे खास है गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट का हेवनली लाइटनिंग बैनर, जो एक असली इमॉर्टल ट्रेजर माना जाता है क्योंकि लेजेंड के मुताबिक गोल्डन डीएटी यांग सूजिन ने इसे इमॉर्टल रेल्म में इस्तेमाल किया था। जैसे नेदर क्रॉसिंग शिप डेड रेल्म को क्रॉस कर सकती है, वैसे ही हेवनली लाइटनिंग बैनर आर्टिफिशियली तौर पर हेवनली ट्रिब्यून को बुला सकता है। लेकिन ब्लू स्काई आर्मर के बारे में ज़्यादा अफवाहें नहीं हैं। हर बार जब सर चांगहो वो नीला आर्मर पहने दिखते हैं तो लगता है वही ब्लू स्काई आर्मर है, लेकिन उसमें कोई खास पावर दिखती नहीं, सिर्फ काफ़ी सॉलिड लगता है। इसीलिए लोग ब्लू स्काई आर्मर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। ये चंगमुन क्लैन का सीक्रेट है और मैं एक आउटसाइडर हूँ, मुझे कैसे बताएंगे। वैसे भी मुझे इमॉर्टल ट्रेजर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बुक यांगहुआ अभी भी शैटर्ड हेवन पीक की सबसे ऊंची चोटी को देखती रह जाती है, जहाँ कभी थंडर बैनर रखा था। तभी शैटर्ड हेवन पीक के नीचे कुछ बूढ़े और युवा जो हर्ब्स इकट्ठा कर रहे थे, हमारी फ्लाइंग मैजिक आर्टिफैक्ट को देखकर रिस्पेक्टफुली झुक जाते हैं। बुक यांगहुआ हैरानी से पूछती है, ये मॉर्टल्स हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? हमने तो इनके लिए कुछ किया भी नहीं। मिस बुक, क्या आप कभी च्योनसेक सिटी से बाहर नहीं गई? पूरी तरह से नहीं, मैं ज़्यादातर ईस्टर्न ब्योक्रा में ही रही हूँ। यांगहुआ ज़रूर गई थी, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस ट्रिप था, 3 दिन का। मैजिक आर्टिफैक्ट के काम से गई और जल्दी वापस आ गई। अच्छा, समझ गया। मैं उसे मॉर्टल्स और कल्टिवेटर्स के बीच के नज़रिए के बारे में समझाता हूँ। च्योनसेक सिटी और ईस्टर्न ब्योक्रा में, क्योंकि ये गोंगम्यो क्लैन का इलाका है, वहाँ क्वालिटी मैजिक आर्टिफैक्ट्स की कमी नहीं होती। इसी वजह से बहुत से कल्टिवेटर्स वहाँ जमा रहते हैं। इसलिए वहाँ के मॉर्टल्स कल्टिवेटर्स के काफ़ी आदतशुदा होते हैं। लेकिन यांगो और सेंगजी जैसी जगहों में ज़्यादातर मॉर्टल्स ने कल्टिवेटर्स का नाम भी नहीं सुना होता। उनके लिए कल्टिवेटर्स सिर्फ कहानियों के इमॉर्टल्स होते हैं। समझ गई। अब मुझे समझ आ रहा है कि ब्योक जुंगहो ने अपनी बेटी के उस बेट के बारे में चुप क्यों रहना पसंद किया था, जिसमें ब्योक क्लैन के किसी आदमी के साथ टूर की शर्त थी। ये लड़की बाहर की दुनिया के बारे में वाकई बहुत कम जानती है। लेकिन नीचे के लोग किसी चीज़ के लिए दुआ जैसे कर रहे हैं ना? लगता तो ऐसा ही है। क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? मैं थोड़ी देर सोचता हूँ, फिर कहता हूँ, अपने दिल की सुनो। आखिर वो कोई बुरा इंसान नहीं है। रेगिस्तान में भी उसने बिना किसी मतलब के मुसाफिरों को पानी दिया था। मॉर्टल्स की मदद करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। वो फ्लाइंग आर्टिफैक्ट की हाइट कम करती है और उन लोगों के पास जाती है जो पूरी शिद्दत से प्रार्थना कर रहे थे। ओ देखो, इमॉर्टल्स ने हमारी दुआ सुन ली। इमॉर्टल्स, कृपया हमारे गांव को बचा लीजिए। वो शेंगजी की भाषा में गुहार लगा रहे थे। मैं उनके शब्द बुक यांगहुआ के लिए ट्रांसलेट करता हूँ। बुढ़े बाबा, आखिर समस्या क्या है? वो सबसे ज़्यादा घबराए हुए लगने वाले बुढ़े से पूछती है और मैं उसकी बात ट्रांसलेट करता हूँ। क्या बात है? बाहरी तौर पर ये थोड़ा घमंडी लग सकता है, लेकिन मेरी मेंटल एज को देखा जाए तो ये बुढ़ा भी मुझे सच में एक बच्चा ही लगता है। अगर ये ज़िंदगी लंबी चली तो मैं युआन ली से भी ज़्यादा उम्र का हो जाऊंगा। मैं अपनी ही सोच पर हल्की सी मुस्कान लाता हूँ और बुढ़े से सवाल करता हूँ। वो जल्दी से झुककर बोलता है, इमॉर्टल, कृपया हमारे गांव को बचा लीजिए। हर 15 दिन में एक सेंटिपीड डीमन आता है और शादी की उम्र के लड़के लड़कियों को खा जाता है। हमने अथॉरिटीज़ को बताया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हमने मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स को भी बुलाया, लेकिन सब उस सेंटिपीड डीमन का शिकार बन गए। कृपया हमारी मदद कीजिए। अगर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट किया गया था तो कल्टिवेटर क्लैंस को एक्शन लेना चाहिए था। मुझे कुछ अजीब महसूस होता है, इसलिए मैं ध्यान से उनकी कहानी सुनता हूँ। सिवाक के पहाड़ी इलाके का ये गांव पहले शांत था। फिर एक दिन अचानक एक सेंटिपीड डीमन आने लगा जो हर 15 दिन में युवा लड़के लड़कियों को खा जाता।
डीमन समझदार लगता था, लेकिन किसी और ऑफरिंग को एक्सेप्ट नहीं करता था। अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करने के बाद कुछ शक वाले लोग उस सेंटिपीड के पास आए, लेकिन उसके बाद से अथॉरिटीज़ ने गांव की मदद से हाथ खींच लिए। मजबूर होकर स्योक गांव ने मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स को बुलाया, लेकिन एक एक करके सब डीमन के खाने बन गए। उनकी दखल से डीमन और ज़्यादा गुस्सा हो गया और लोगों को खाने लगा। उन शक वाले लोगों के आने के बाद अथॉरिटीज़ ने अनजान बनने का नाटक किया। ज़रूर कल्टिवेटर क्लैंस और डीमन के बीच कोई डील हुई है। ये निष्कर्ष निकालकर मैं बुक स्यांगवा को अपनी सोच बताता हूँ। तो मिस बुक, आप क्या करना चाहती हैं? ये मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्या आप मदद करना चाहती हैं? वो थोड़ी देर सोचती है, फिर सिर हिलाकर कहती है, मैं मदद करना चाहती हूँ, बस इतना हो कि कल्टिवेटर सर के शेड्यूल में दिक्कत ना हो। मुझे कोई जल्दी का काम नहीं है। अगर मिस बुक मदद करना चाहती हैं तो मैं भी साथ दूंगा। धन्यवाद। हम अपनी बातचीत के बाद इंतज़ार कर रहे बुढ़े और बाकी लोगों से कहते हैं, हम मदद करेंगे, रास्ता दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बुढ़े के साथ हम शिप से उतरते हैं और स्योक गांव की तरफ बढ़ते हैं। गांव के कई घर टूटे हुए थे, जमीन पर गहरे गड्ढे बने हुए थे, बिल्कुल जैसे किसी बड़े जीव के पदचिन्ह हों। जब भी सेंटिपीड डीमन आता है, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बुढ़ा बोलता है, लेकिन वो जो भी बीच में आए सब तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। फिर छुपे हुए लड़के लड़कियों को ढूंढ लेता है और उन्हें खा जाता है। इसी वजह से लोगों ने घरों में छुपे हुए कमरे बना लिए हैं या फिर गांव छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इमॉर्टल्स मदद के लिए ना आते तो हमारा स्योक गांव शायद बिखर जाता। मैं बुढ़े से पूछता हूँ, अच्छा, क्या तुम्हें पता है ये सेंटिपीड डीमन रहता कहाँ है? उस पहाड़ के उस पार एक बड़ी गुफा है। डीमन गुफा के गहरे हिस्सों में रहता है। बुक यांगवा और मैं एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते हैं। समझ गए, हम जाकर देखते हैं। उस पहाड़ को पार करते ही हम उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां सेंटिपीड डीमन के रहने की बात कही गई थी। हर तरफ इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थी और अंदर से भयानक एनर्जी महसूस हो रही थी। लेट स्टेज की बिल्डिंग डीमन। अब मुझे समझ आ गया कि कल्टिवेटर क्लैंस ने खुद एक्शन क्यों नहीं लिया। लेट की बिल्डिंग डीमन कल्टिवेटर क्लैंस में भी एल्डर लेवल का होता है, कभी कभी तो टॉप एल्डर्स के बराबर। सिर्फ मॉर्टल्स के लिए कोर फॉर्मेशन मास्टर्स या वेनरेबल एल्डर्स का आना बिल्कुल बेकार समझा जाता है। वो जैसे ही हम गुफा के अंदर जाते हैं, सेंटिपीड डीमन की कॉन्शियसनेस सीधा हमारे मन में गूंजती है। कौन हो तुम? मैं अंधेरे में घूर कर देखता हूँ। अंदर कुछ हिलता है, फिर एक विशाल सेंटिपीड बाहर निकल आता है। मैं भी कॉन्शियसनेस के जरिए जवाब देता हूँ, तू इंसानों के गांव पर हमला क्यों कर रहा है? दूसरा शिकार भी तो मिल सकता है। और वैसे भी मुझे फॉक्स डीमन की रिएक्शन याद आती है, इंसानी मांस तुम्हारी जात के लिए खास टेस्टी भी नहीं होता, फिर खासकर इंसानों को ही शिकार क्यों बना रहा है? सेंटिपीड अपनी एंटेनी हिलाकर जवाब देता है, इंसान का मांस अगर खाया जाए तो मैं अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता हूँ। क्या? मैं अकेला हूँ, मेरी जात के पास मेरी जैसी बुद्धि नहीं होती और मेरे बच्चे ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहते। पहले मेरे दोस्त थे जिनसे बात होती थी। एक दिन आसमान हिलाने वाले इंसान आए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले सब ले गए। अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। मैं चुपचाप सेंटिपीड डीमन की कहानी सुनता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं बुद्धि वाले इंसान खाऊं तो मेरे बच्चे भी वैसे ही होंगे। इसलिए मैंने उन लड़के लड़कियों को खाया जिनमें शुद्ध खून था। डीमन बीस्ट्स आमतौर पर बहुत लंबी उम्र के बाद डीमन कोर पाकर पैदा होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जानवर कितनी देर जी सकता है? अक्सर या तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं या फिर वो पहले से ही स्पेशल स्पीशीज़ होता है, जैसे माइटी टाइगर ट्राइब, सोली पेंग ट्राइब या सी ड्रैगन ट्राइब। लेकिन आम डीमन बीस्ट्स जो इतनी खास जाति के नहीं होते, ज़रूरी नहीं कि वो अपनी क्वालिटीज़ आगे बढ़ा पाएं। इंसान कल्टिवेटर्स जब शादी करते हैं तो स्पिरिचुअल रूट्स आगे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से कल्टिवेटर क्लैंस होते हैं। लेकिन डीमन बीस्ट्स का क्या? उन्हें एक ही नाम से बुलाया जाता है, लेकिन असल में वो बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं। एक ही स्पीशीज़ का मिलना ही मुश्किल है
और मिल भी जाएं तो स्पिरिचुअल ट्रेट्स का ट्रांसफ़र इंसानों से भी कम होता है, और ये सब इंसानी मांस खाने से कभी सॉल्व नहीं होता। उन्हें खाने से तुम्हारे बच्चे डीमन कोर के साथ पैदा नहीं होंगे? नहीं, ज़रूर होंगे। ये बात तुम्हें किसने बताई? मेरा इंस्टिंक्ट। इंसान बिना डीमन कोर के भी स्मार्ट होते हैं। अगर मैं स्मार्ट इंसान खाऊं तो मेरे बच्चे भी। मैं सेंटिपीड को बीच में ही रोक देता हूँ। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तुम्हारे बच्चों के तुम जैसे बनने का एक ही तरीका है। उन्हें काफ़ी लंबा जीना होगा, अपनी स्पिरिचुअल नेचर को जगाना होगा और खुद का डीमन कोर बनाना होगा। नहीं, तुम्हारी जात के लोग जिनके पास स्पिरिचुअल पावर है मेरे पास आए। उन्होंने कहा वो मेरा साथ देते हैं। उन्होंने मुझे गाँव खाने दिया और बदले में मेरी शेड स्किन मांगी। लगता है कल्टिवेटर क्लैंस ने सेंटिपीड को उसकी शेड स्किन के बदले छोड़ दिया। कल्टिवेटर क्लैंस के लिए एक दो मॉर्टल गांव का बर्बाद होना कोई बड़ी बात नहीं होती। ऊपर से ये सेंटिपीड उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए उन्होंने इसका सपोर्ट करने का ड्रामा किया और चुपचाप इसका शेड स्किन लेते रहे। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। उनका सपोर्ट तुम्हारे बच्चों को कोई चमत्कार नहीं बना देगा। झूठ, झूठ, चुप करो। मेरी बात सुनते ही सेंटिपीड गुस्से से अपना शरीर मोड़ तोड़ने लगता है। मेरे बच्चे सब मेरे जैसे बनेंगे। तुम दोनों, शुद्ध मेडन और बैचलर, अगर मैं तुम्हें खा जाऊं तो शायद मुमकिन हो। रंबल। सेंटिपीड अपना शरीर लपेटता है और जहर फैला देता है। मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से जहर को रोकता हूँ और बुक यांगहुआ की तरफ देखता हूँ। लगता है बातचीत बेकार है। ये क्रीचर पहले ही दर्जनों लोगों को खा चुका है। हाँ, इसका जीना खत्म करना ही सही होगा। वो गुफा में बिखरी हुई इंसानी हड्डियों को देखकर दुख भरी नज़रों से आंखें बंद कर लेती है। मैं अपनी फॉर्मलेस सोर्ड को मजबूती से पकड़ता हूँ और सेंटिपीड की तरफ एक कदम बढ़ाता हूँ। तभी स्क्रीच! सेंटिपीड तेज चीखता है और गुफा के अंदर से हजारों बैट्स बाहर उड़ाते हैं। साथ ही हर तरफ से और सेंटिपीड्स, सांप, बिच्छू और अनगिनत जहरीली मखलूकात निकल आती हैं। बूम! जैसे ही मैंने फॉर्मलेस सोर्ड निकाली, सेंटिपीड सीधा मुझ पर झपटता है और मुझे गुफा के बाहर फेंक देता है। मेरी स्पिरिचुअल पावर महसूस करके उसने पहला हमला मुझ पर किया, जबकि उसके बुलाए हुए जहरीले जानवर बुक यांगहुआ की तरफ लपक पड़ते हैं। मिस बुक, आप ठीक हैं? बुक यांगहुआ बिना कुछ कहे अपना स्टोरेज डिवाइस एक्टिवेट करती है। थड़ 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 उसके स्टोरेज से दर्जनों फ्लाइंग सोर्ड्स, मिरर्स, ल्यूट्स, बेल्स, डैगर्स, व्हील्स, लूम्स, ड्रम्स और 100 से ज़्यादा मैजिक आर्टिफैक्ट्स बाहर निकलकर उसके इर्द गिर्द हवा में तैरने लगते हैं। मेरी चिंता मत कीजिए। रंबल। सारे मैजिक आर्टिफैक्ट्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं और रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। मैं हमेशा अपना बैग फुल रखती हूँ। उसकी बात के साथ ही फ्लाइंग सोर्ड्स और अनेक मैजिक आर्टिफैक्ट्स हर दिशा में उड़ जाते हैं, जहरीले जानवरों को पीछे धकेल देते हैं और ताकतवर स्पेल्स बरसा देते हैं। उसे इतने सारे मैजिक आर्टिफैक्ट्स निकालते देखकर मैं हल्की सी हंसी हंसी देता हूँ। इसकी तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी फॉर्मलेस सोर्ड उठाकर मेरे सामने जहरीली धुंध फैला रहे उस विशाल सेंटिपीड का सामना करता हूँ। तुम्हारे बच्चों के लिए मुझे अफसोस है, लेकिन जिन इंसानों को तुमने खाया वो बेकसूर थे। उन्हें खाने का तुम्हारे बच्चों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी तुम इंसानों को खाना नहीं छोड़ रहे। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। व्रर! मैं फॉर्मलेस सोर्ड को घुमाता हूँ। एक पल में तलवार अपना रूप बदल लेती है। सारी जहरीली धुंध को चीरकर सेंटिपीड पर सीधा वार करती है। काफ़ी टफ है। सेंटिपीड का शेल काफ़ी सख्त था। मैंने तो सिर्फ धुंध हटाने के लिए वार किया था, अटैक के लिए नहीं। फिर भी ये एक ही बार में ब्लॉक हो गया। लेकिन फिर भी फॉर्मलेस सोर्ड का वार खाने के बाद सेंटिपीड जहरीला खून उगल रहा था और लड़खड़ा रहा था। साफ था उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अलविदा। मैं नीचे झपटता हूँ और फॉर्मलेस सोर्ड को सीधा उसके सिर में घुसा देता हूँ। बूम! लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली।
कोर फॉर्मेशन लेवल की फॉर्मलेस सोड के सामने लेट की बिल्डिंग सेंटिपीड डीमन बिल्कुल टिक नहीं पाया। स्क्रीच स्क्रीच। तलवार सिर में घुसी होने के बावजूद सेंटिपीड डीमन थोड़ी देर तक तड़पता रहता है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, वो धीमी आवाज में बोलता है और जहरीला खून उगलता रहता है। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। व्र, उसके सिर से एक वेव निकलती है और पूरी गुफा में फैल जाती है। वेव जैसे ही बाकी जहरीले जानवरों तक पहुंचती है जो बुक यांगहुआ पर हमला कर रहे थे, वो अचानक हर दिशा में बिखर जाते हैं। ये जो अभी हुआ, डीमन लैंग्वेज जानने की वजह से मैं समझ गया कि वो वेव क्या थी। इस डीमन ने जहरीले जानवरों को गांव पर हमला जारी रखने का आदेश दिया है। आज की रात से ही ये जहरीले जानवर गांव पर टूट पड़ेंगे। आपने इसे काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दिया। मिस, ये सब देखने के बाद भी क्या आप अभी भी मेरे लिए मैजिक आर्टिफैक्ट बनाना चाहती हैं? ये मेरे लिए प्राइड का सवाल है, मैं ज़रूर बनाऊंगी। वो अपनी मुट्ठियां भींचकर पूरे विश्वास के साथ सिर हिलाती है। अब जबकि सेंटिपीड डीमन मर चुका है, मुझे एक बात बतानी है। मैं उसे सेंटिपीड डीमन के आखिरी आदेश के बारे में बताता हूँ। जब हमने मदद करने का वादा किया है, तो हमें उन जहरीले जानवरों का भी इंतज़ाम करना होगा। मिस, आपके पास कोई आइडिया है? थोड़ी देर सोचने के बाद बुक यांगहुआ की आंखें चमक उठती हैं। ऐसे कमांड टाइप एबिलिटीज़ आमतौर पर 3 से 5 महीने चलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा साल। तो हम गांव में एक प्रोटेक्टिव मैजिक आर्टिफैक्ट लगा सकते हैं जो लगभग आधा साल तक काम करे। जहरीले जानवर सिर्फ रात में हमला करते हैं, तो हम बस इतना करें कि रात के वक्त उन्हें गांव के अंदर आने से रोक दें। अगर गांव आधा साल निकाल ले तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ओह, इस मामले में मैजिक आर्टिजन वाकई काफ़ी काम के होते हैं। ये आइडिया काफ़ी अच्छा है। हाँ, लेकिन बुक यांगहुआ गुफा के अंदर चारों तरफ देखती है और कहती है, क्या हम रिमेन्स कलेक्ट करें? मैं सियोक गांव के लोगों को बुलाता हूँ, अपनी स्पेल से गुफा का जहर निकालता हूँ और उन्हें अंदर जाकर अपने परिवार वालों के अवशेष इकट्ठा करने देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव का मुखिया आंखों में आंसू लिए अपने बेटे के अवशेष उठाता है, मेरा हाथ पकड़ता है और गहरी झुककर प्रणाम करता है। सच में धन्यवाद। इसमें कुछ खास नहीं, मैं शांत स्वर में उसका आभार स्वीकार करता हूँ और उसे बताता हूँ कि सेंटिपीड डीमन के मरने से पहले जहरीले जानवरों को क्या आदेश दिया था। वो कैसे? चिंता मत कीजिए, मेरी ये दोस्त कुछ ही दिनों में इस समस्या का समाधान कर देगी। मैं बुक यांगहुआ की तरफ इशारा करता हूँ जो उस समय गांव वालों से धन्यवाद ले रही थीं। और उन कुछ दिनों तक मैं खुद जहरीले जानवरों को गांव में घुसने से रोकूंगा। धन्यवाद। गांव का मुखिया पहले मुझे, फिर बुक यांगहुआ को झुककर प्रणाम करता है। वो शेंगजी की भाषा नहीं समझती, लेकिन फिर भी एक गर्मजोश मुस्कान के साथ उसके आभार का जवाब देती है। सभी अवशेष इकट्ठा हो चुके थे। चलो, अब गांव वापस चलते हैं। बस एक पल रुकिए कल्टीवेटर से। हाँ? बुक यांगहुआ उस घाटी की तरफ इशारा करती है जहां सेंटिपीड डीमन का शरीर गिर पड़ा था। क्या आप मेरे साथ नीचे चलेंगे? बिल्कुल। हम सेंटिपीड डीमन के शरीर के पास पहुंचते हैं। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? ओह, क्या आप अपने मैजिक आर्टिफैक्ट के लिए मटेरियल ढूंढ रही हैं? वो कुछ देर तक डीमन के शरीर को देखती रहती है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, बात वो नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि इस डीमन को भी दफना दे। बुक यांगहुआ सेंटिपीड डीमन के करीब जाकर बोलती है, आखिरकार ये डीमन अपने बच्चों के लिए एक माँ थी। हाँ, ये एक भयानक डीमन था जो बेकस मॉर्टल्स को खा गया, लेकिन उसके कर्म माँ के प्यार से निकले थे, इसलिए इसे सिर्फ शुद्ध बुराई कहना मुश्किल है। और वो बोलते हुए अपनी जेड नौरिगे से खेलती है। कहीं ना कहीं ये मुझे अपनी माँ की याद दिलाता है। मैं समझ सकता हूँ। चलो, इसे साथ मिलकर दफना देते हैं। हम दोनों एक साथ अर्थ स्पेल्स का यूज़ करके सेंटिपीड डीमन को मिट्टी में समा देते हैं। उसके बाद बुक यांगहुआ अपने स्टोरेज डिवाइस से एक ग्लास ब्रेसलेट निकालती है और उसे कब्र पर रख देती है। बियकरा में कहते हैं कि मरे हुओं की कब्रों पर ग्लास आर्टिफैक्ट्स रखे जाते हैं।
अब चलो। हाँ, मैं बुक यांगवा के पीछे चल देता हूँ और जाते जाते एक बार फिर उस कब्र को देखता हूँ जिसके ऊपर ग्लास ब्रेसलेट चमक रहा था। सियोक गांव का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अपनों के अवशेष मिल जाने के बाद और कुछ समय के शोक के बाद गांव वालों के चेहरों से डर गायब हो चुका था। अब उन्हें गांव छोड़कर भागने का खौफ नहीं रहा था। इसी बात ने उनका मन हल्का कर दिया था। हम एक छोटा सा गांव उत्सव रखना चाहते हैं जिसे हम मरे हुए लोगों की याद में एक मेमोरियल के साथ जोड़ेंगे। क्या दोनों इमॉर्टल्स कृपया इस उत्सव में शामिल होंगे? मैं ये बात बुक यांगभा तक पहुंचाता हूँ। वो थोड़ी उत्सुकता दिखाती हैं और मान जाती हैं। मिस बुक उत्सव में शामिल होंगी। समझ गया। और सर इमॉर्टल? गांव का मुखिया मुझसे पूछता है। क्या मुझे जाना चाहिए? मुझे फेस्टिवल्स में कोई खास रुचि नहीं होती, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ। अगर आपकी साथी जा रही हैं तो आप क्यों हिचकिचा रहे हैं सर? हे हम असल में साथी नहीं हैं। ओह, समझ गया। तो आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, मिस बुक की सगाई किसी और से हो चुकी है। ओह, मुझे माफ़ कीजिए। कोई बात नहीं, मैं गांव के बाहर रात भर पहरा दूंगा ताकि जहरीले जानवर पास ना आए जब तक आप लोग उत्सव की तैयारी करते हैं। फेस्टिवल के बारे में बुक यांगवा को समझाकर मैं गांव के बाहरी इलाके की तरफ चला जाता हूँ। सूरज ढलने वाला था। तब मेरी नज़र एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो गांव के बाहर एक किताब पकड़े खड़ी थी। बेटी, गांव के अंदर जाओ, उत्सव शुरू होने वाला है। ओह, सर इमॉर्टल, लड़की मुझे देखकर कहती है। मैं अपनी बहन का इंतज़ार कर रही हूँ, उसने कहा था वो जल्दी लौट आएगी। अच्छा, तुम्हारी बहन कहाँ गई है? मेरी बहन उस पहाड़ के पार गई है। उसने कहा था कि वहाँ के एक अमीर घर में काम करके जल्दी वापस आ जाएगी। वो पहाड़ वही था जहाँ पहले सेंटिपीड डीमन रहता था। मैं किताब पकड़े उस मासूम बच्ची को देखता हूँ जो बिना किसी शंका के इंतज़ार कर रही थी और कुछ पलों के लिए चुप रह जाता हूँ। वैसे वो किताब क्या है? ओह, ये पुरानी कहानियों की किताब है। मेरी बहन ने कहा था कि जब वो लौटेगी तो मुझे पढ़कर सुनाएगी, इसलिए मैं यहीं इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे दिल में एक मीठा सा दर्द उठता है। अब काफ़ी देर हो गई है, अंदर चली जाओ, ठीक है? मैं थोड़ा और इंतज़ार करूंगी। गांव के बड़े लोग कह रहे थे आज बहुत लोग लौट कर आए हैं, मेरी बहन भी आ जाएगी। बेटी, मैं तुम्हें किताब पढ़कर सुना दूं? मैं चाहती थी कि मेरी बहन पढ़े। मैं इमॉर्टल हूं, है ना? अगर मैं पढ़ूंगा तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। लड़की अपनी मासूम आंखों से मुझे देखती है। सच? बिल्कुल, तो फिर पढ़ दीजिए। मैं उसके हाथ से किताब लेता हूँ और अर्थ स्पेयर का यूज़ करके थोड़ी मिट्टी उठाकर 2 छोटी कुर्सियाँ बना देता हूँ। वाओ, दिलचस्प है ना? बैठ जाओ, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। मैं कहानी की किताब खोलता हूँ और अगले ही पल मेरी आंखें जैसे बाहर निकल आने वाली होती हैं और मेरे मुंह से अपने आप निकल आता है। ये क्या? किताब के पहले ही पन्ने पर एक सबटाइटल लिखा हुआ था। चैप्टर 1, द एंडर्स टेल। Chapter 103 Lotus 11 The Ender's Tale। मेरी आंखें थरथरा रही थी जब मैं स्टोरी बुक को देखता हूँ। सर इमॉर्टल? सॉरी, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। मैं किताब खोलता हूँ और पढ़ना शुरू करता हूँ। इस स्टोरी बुक की कहानी कुछ इस तरह थी। बहुत पहले की बात है, एक सुप्रीम डियटी था जो स्वर्ग पर राज करता था। उस सुप्रीम डियटी के 7 प्यारे शिष्य थे। एक दिन उनका अपने गुरु के साथ बहुत बड़ा विवाद हो गया। अंत में वो 7 शिष्य उस स्वर्ग को छोड़कर जहाँ सुप्रीम डियटी राज करता था, नीचे मानव लोक में उतर आए। सुप्रीम डियटी ने जब देखा कि उसके 7 शिष्य उसकी आज्ञा नहीं मान रहे, तो उसने उन्हें एक नाम दिया, एंडर्स। लेकिन मानवलोक बहुत कठोर था। दुख और कष्ट से गुजरकर वो 7 एंडर्स आंसू बहाने लगे और स्वर्ग को याद करने लगे। ये देखकर सुप्रीम डियटी का दिल पिघल गया। उसने स्वर्ग तक पहुंचने का एक रास्ता बनाया, एक ऐसा मार्ग जिसे चलकर वो वापस ऊपर जा सकते थे। कहा जाता है कि वो 7 एंडर्स उस स्वर्गीय मार्ग पर चले, वापस सुप्रीम डियटी के लोक में लौटे और उसके पास रहकर खुशी खुशी उसकी सेवा करने लगे। यही थी इस कहानी की मोटी सी कहानी। और फिर शिव, शिव,
न जाने क्यों मेरी आत्मा के बिल्कुल गहरे हिस्से से एक अजीब सी घिन और डर उभर आता है जो मेरे पूरे शरीर को जकड़ लेता है। मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। क्यों? ये कहानी तो बस एक फेरी टेल जैसी लगती है, बच्चों को ये सिखाने के लिए कि बिना सोचे समझे घर मत छोड़ो। लेकिन फिर भी क्यों? इस कहानी की हर एक पंक्ति मुझे अशुभ लग रही थी, खासकर अंत का हिस्सा, जहां एंडर्स खुशी-खुशी सुप्रीम डियटी के पास रहने लगते हैं। उस हिस्से को पढ़ते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ जाती है। सर इमॉर्टल, आप ठीक हो? बच्ची चिंतित होकर मेरी बाजू खींचती है। तब मुझे एहसास होता है कि मैं अपने आप को सिकोड़ कर बैठा हूँ, चेहरा बिगड़ा हुआ है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा है, ज़्यादा चिंता मत करो। ये क्या था? एक ऐसी भावना जो मेरी आत्मा से भी ज़्यादा गहरी जगह से आई हो, एक ऐसी कहानी पर प्रतिक्रिया दे रही थी जिसे मैंने कभी पहले देखा तक नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। ये कहानी असल में है क्या? क्या इस किताब के पन्नों में कुछ और छुपा हुआ है? मैं दी एंडर्स टेल के बाद अगली कहानी पर बढ़ता हूँ। ये तो पहचानी हुई कहानी है। खुशकिस्मती से दूसरी कहानी से आगे सब नॉर्मल थी। जैसे एक आदमी की कहानी जो कड़ाके की सर्दी में अपनी माँ के लिए काप मछली पकड़ने के लिए बर्फ पर लेट जाता है, या एक बूढ़े आदमी की कहानी जो भाग्य को अर्पण करने के लिए एक पगोड़ा बनाता है। सब कहानियां वही संदेश दे रही थीं। सच्चाई स्वर्ग तक पहुंचती है। इस बार मैं बिना किसी अजीब एहसास के आराम से बच्ची को कहानियां पढ़कर सुनाता हूँ। तभी ये भी एक ऐसी कहानी है जो मैंने कभी नहीं पढ़ी। 13वां चैप्टर, द टेल ऑफ द पीपल ऑफ द स्फेरिकल लैंड। ये वही कहानी थी जो बुक यांग हुआ ने पहले सुनाई थी। इसमें लिखा था कि लोग एस्ट्रल रेल्म नाम की जगह पर रहते हैं और वो एक गोल जमीन से चिपक कर जीवन बिताते हैं। वाओ, लोग जमीन से चिपक कर कैसे रहते होंगे? गोल जमीन के नीचे रहने वाले तो गिर जाते होंगे ना? हाँ। मैं कड़वा सा मुस्कुराकर किताब के आखिरी पन्ने पलट देता हूँ। आखिरी चैप्टर का नाम था वर्ल्ड्स एंड। ये भी पहले देखी हुई कहानी थी। इसमें बताया था कि अगर तुम दुनिया के पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण जाओ तो आखिर में वर्ल्ड्स एंड आ जाता है और दुनिया के इर्द गिर्द एक वर्ल्ड शील्ड फोर्स होती है। आखिरी पन्ने पर एक रफ मैप बना हुआ था। ये मैप के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा रेगिस्तान था और उस रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ था। रेगिस्तान के बाईं तरफ ब्योक्रा, यांगुओ और सेंगजी जैसे देश दिख रहे थे। दाईं तरफ कई अन्य राज्य, ऊपर एक विशाल घास का मैदान, नीचे एक अंतहीन समुद्र, और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा के अंत पर एक साफ बाउंड्री लाइन जिसके बाहर सूर्य, चांद, तारे बने हुए थे। क्या यही इस पूरी दुनिया का रूप है? तब मेरी नज़र मैप के बाहर बनी एक बहुत ही छोटी सी चीज़ पर पड़ती है, एक सिलिंड्रिकल सी वस्तु पर। मेरी आंखें फैल जाती हैं। सर्विंग कमांड पैलेस, ये यहाँ भी लिखा है। हाँ, एक सीधी साधी गांव की स्टोरी बुक के लिए इसका कंटेंट कुछ ज़्यादा ही डिटेल्ड था। और तब मुझे स्टोरी बुक का एक और अजीब पहलू दिखाई देता है। सर इमॉर्टल, ये देखिए, यहाँ सूरज और चांद। बच्ची मैप के बाहर बने सूरज और चांद की तरफ इशारा करके कहती है, ये बिल्कुल आंखों जैसे लगते हैं। ... मैप में बने सूरज और चांद सच में आंखों जैसे दिख रहे थे। सुनहरे सूरज के अंदर ध्यान से देखने पर रगों जैसे पैटर्न और एक प्यूपिल बना हुआ था, और चंदी रंग का चांद भी बिल्कुल वैसा ही था। सूरज और चांद दोनों की पुतलियां मैप के अंदर बने कॉन्टिनेंट की तरफ देखती हुई थीं। शिव शिव। जैसे ही मैं उन्हें आँखों के रूप में पहचानता हूँ, मेरी पूरी बॉडी में फिर से ठंड सी दौड़ जाती है। ये जगह आखिर है क्या? अचानक दूर डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ चांद मुझे बेहद अशुभ और डरावना महसूस होने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बस एक गांव के बच्चे की किताब है। जो भी इसे बनाया होगा मजाक में ही बना दिया होगा। मैं ज़बरदस्ती हंस देता हूँ, अपने दिमाग में उठ रहे भयानक ख्यालों को दबाने के लिए। लेकिन फिर एक गांव के बच्चे की किताब में सर्विंग कमांड पैलेस का नाम और हेवन ट्रेडिंग डेजर्ट का असेंशन पाथ इतनी सफाई से क्यों बना हुआ है? क्रैक। किताब बंद कर देने के बाद भी सूरज और चांद की वो हल्की सी पुतलियां मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी।
इस किताब को बनाने वाले ने आखिर क्या बताना चाहा था? और क्या इस किताब के अंदर कोई छिपा हुआ राज है? क्या तुम ये किताब मुझे दे सकती हो? हाँ? नहीं, मुझे ये अपनी बहन के साथ पढ़नी है जब वो वापस आएगी। मैं परेशानी भरी शक्ल बना लेता हूँ। क्या कोई तरीका नहीं है? लगता है लड़की काफी जिद्दी है। तब मेरी नज़र दूर डूबते हुए सूरज पर पड़ती है। रात होने वाली है, वही वक्त जब जहरीले जीव इकट्ठा होने लगते हैं। वैसे बच्चे, तुम्हें अब अंदर नहीं जाना चाहिए। रात में बाहर रहना खतरनाक होता है। मैं अपनी बहन का इंतजार कर रही हूँ। आज गांव में फेस्टिवल है, तुम देखना नहीं चाहोगी? थोड़ी देर सोचने के बाद वो छोटी सी लड़की मेरा हाथ पकड़कर कहती है, अगर सर इमॉर्टल मेरे साथ चलेंगे तो मैं जाऊंगी। मैं? अगर सर इमॉर्टल नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊंगी। आखिरकार मैं गहरी सांस लेता हूँ और मिट्टी से बनाई हुई कुर्सी को तोड़ देता हूँ। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। थोड़ी ही देर बाद मैं एक और मंत्र बनाता हूँ और एक मिट्टी की गुड़िया बना लेता हूँ। म यिनसोल घोस्ट इनकैंटेशन का यूज करके मैं उसमें एक छोटा सा श्राप भर देता हूँ। वाओ, सर इमॉर्टल, ये गुड़िया क्या है? थोड़ी स्कैरी लग रही है। ये कर्स्ड डॉल है। यिनसोल घोस्ट इनकैंटेशन में कर्स्ड डॉल्स बनाने और उन्हें दूर से नियंत्रित करने का तरीका होता है। इस गुड़िया के जरिए मैं श्राप भेज सकता हूँ और एक दो कर्सेस डालकर इससे काम भी करवा सकता हूँ। सुना जाता है कि यिनसोल घोस्ट इनकैंटेशन के संस्थापक ने जो एक साथ 108 श्रापों से संभालते थे, 108 श्रापों से भरी एक इंसान जैसी गुड़िया बनाई थी और उसे बिल्कुल असली इंसान की तरह चलाते थे। वुश! श्राप से भरी गुड़िया अजीबोगरीब तरीके से हिलती डुलती हुई और गांव की सीमा पर मेरी जगह खड़ी हो जाती है। ये मेरी जगह पहरा देगी। अगर कोई चीज़ गांव की बाउंड्री पार करेगी तो ये गुड़िया मुझे सिग्नल भेज देगी और मैं दूर से ही उसे ख़त्म कर सकता हूँ। वाओ, सर इमॉर्टल, आप तो सच में बहुत कूल हैं। हाँ, अब जब तुमने कुछ इंटरेस्टिंग देख लिया है तो चलो जल्दी से गांव के अंदर चलते हैं। मैं लड़की का हाथ पकड़कर उसके साथ गांव में प्रवेश करता हूँ। साथ ही एक और मंत्र बनाकर मैं 3 और मिट्टी की गुड़िया बनाता हूँ, उनमें श्राप भरता हूँ और गांव के चारों कोनों में भेज देता हूँ। इतना काफी होगा रक्षा के लिए। अरे, क्या कल्टिवेटर सीओबी फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं? बुकयांग हुआ, जो आज शुद्ध सफ़ेद रंग का पारंपरिक फेस्टिवल वस्त्र पहने हुए है, मुझे लड़की के साथ चलते हुए देखती है। फेस्टिवल के नियमों के अनुसार उसके बालों में सिर्फ एक साधा सा हेयर पिन है, बिल्कुल गांव की औरतों की तरह। जी हाँ, इस बच्ची की वजह से। वाओ, इम्मॉर्टल बहन! बच्ची बुकयांग हुआ के पास जाकर उसे गांव के पारंपरिक कपड़ों में देखकर खुशी से देखने लगती है। उसकी शक्ल कोई असाधारण सुंदरता वाली नहीं थी, लेकिन सफ़ेद कपड़ों में साफ सुथरी और शांत वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। क्या सर इमॉर्टल भी फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं? गांव का मुखिया और कुछ आदमी पास आकर पूछते हैं। जी हाँ, लेकिन कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस पूछ रहे थे। क्या आपने पहाड़ी फेस्टिवल्स के बारे में सुना है? हाँ, ग्रेट स्टोन सेरेमनी, रिकाउंटिंग सेलिब्रेशन सेरेमनी और ट्विन इमॉर्टल्स डांस, ये 3 सबसे मशहूर हैं, है ना? बिल्कुल, आज का फेस्टिवल उनमें ट्विन इमॉर्टल्स डांस है। जब भी लोग जंगली जानवरों या राक्षसों का शिकार होते हैं, हम हमेशा ये नृत्य करते हैं ताकि दिल और मन को शांति मिले। शेंगजी के पहाड़ी इलाकों में ग्रेट स्टोन सेरेमनी साल में एक बार, जब पूरे पहाड़ी क्षेत्र में बिजली चमकती है। रिकाउंटिंग सेलिब्रेशन सेरेमनी विद्वानों का उत्सव, जहां ग्रंथों और शास्त्रों का पाठ होता है। ट्विन इमॉर्टल्स डांस एक प्रार्थना भरा फेस्टिवल, ताकि आगे से लोग फिर कभी राक्षसों या दैत्यों का शिकार न बने। मुझे पता है। ओह, लेकिन ट्विन इमॉर्टल्स डांस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को सेम कपड़े पहनने होते हैं ना? मुझे अचानक याद आता है कि इतनी जल्दी में शायद मेरे लिए एक्स्ट्रा कपड़े मिलना मुश्किल हो।
अरे कोई बात नहीं, हम आपके जैसे कद काठी वाले जवानों से कपड़े अरेंज कर लेंगे। रहने दीजिए, अगर ऐसा है तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तुम कह तो रहे हो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, लेकिन असल में तो तुम पार्टिसिपेट ना करने का बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? तब बुक ह्यांगवा मेरे पास आती है और पूछती है, बात क्या है? ओह, फेस्टिवल के लिए कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है पार्टिसिपेट ना करने का। मेरी बात सुनते ही वो हल्की सी हंस पड़ती है। ओह, बस इतनी सी बात, विलेज चीफ को बता दीजिए, मैं कल्टीवेटर सेव के लिए कपड़े बना दूंगी। आपका क्या मतलब है? प्लीज़ उन्हें जल्दी बताइए। मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन उसके शब्दों को विलेज चीफ तक पहुंचा देता हूँ। वो जोर से हंसता है, सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। नहीं मिस बुक, फेस्टिवल तो अब शुरू होने वाला है। कोई बात नहीं, बस अपने हाथ फैला दीजिए। वो तुरंत अपने स्टोरेज डिवाइस से टेप मेजर जैसा एक टूल निकालती हैं, मेरी बॉडी मेजर करती हैं और फिर कुछ और निकालती हैं। बूम, बैंग, उसके स्टोरेज डिवाइस से छोटा सा मॉडल घर जैसा कुछ निकलता है और धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। ये क्या है? ये मेरा पोर्टेबल वर्कशॉप है। बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं जल्दी बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर के लिए वर्कशॉप के अंदर तेज तेज मूवमेंट की आवाज़ें आती हैं और फिर वो बाहर निकलती है। हाथ में एक सफ़ेद डाओइस्ट रोब होता है। ये कपड़े आपने वर्कशॉप के अंदर पहले से बनाकर रखे थे? मैं वर्कशॉप के अंदर झांक कर पूछता हूँ, उस असंभव गति से हैरान होते हुए। मैं यहाँ के पारंपरिक कपड़े वर्कशॉप में क्यों रखूंगी? ज्यादा मत सोचिए और पहन लीजिए। हाँ, क्या इसी को एक्स्ट्रॉर्डनरी पैटर्न रॉ टैलेंट कहते हैं? जिन लोगों में बनाना एक प्राकृतिक कला होती है। मुझे नॉर्मल मैजिक आर्टिफैक्ट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन लगता है कपड़े बनाना तो उनके लिए पल भर का काम है। मैं अभी भी उसकी स्पीड से दंग हूँ। कपड़े लेता हूँ और वर्कशॉप के अंदर जाकर चेंज करता हूँ। जो आउटफिट मुझे मिलता है वो एक बहता हुआ सफ़ेद रोब होता है। जूते तक बिल्कुल परफेक्ट मैच करते हैं। बाहर से देखने पर मैं बिल्कुल सफ़ेद बगुले यानी वाइट हेरन जैसा लग रहा हूँ। कल्टीवेटर सेओ पर काफ़ी सूट कर रहा है ना? हाँ, धन्यवाद मिस बुक, आप पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओह, शुक्रिया। बूम, वो अपना पोर्टेबल वर्कशॉप छोटा करके वापस स्टोरेज डिवाइस में रख लेती हैं। हम दोनों फेस्टिवल के स्थान की तरफ बढ़ते हैं, जहां अभी तैयारियां जोर शोर से चल रही होती हैं। विलेज चीफ पूरी व्यवस्था संभाल रहा होता है। सर इमॉर्टल, आप आ गए। काफ़ी जचे हुए लग रहे हैं। ट्विन इमॉर्टल्स डांस आपने कितनी बार देखा है? सच कहूँ तो ये मेरी पहली बार है। अब तक मैंने सिर्फ पुराने ग्रंथों में ही पढ़ा था। विलेज चीफ दाढ़ी सहलाता है और सिर हिलाता है। हमारे गांव के लिए ये गर्व की बात है कि सर इमॉर्टल अपनी पहली ट्विन इमॉर्टल्स डांस यहीं देखेंगे। मेरे लिए भी ये सम्मान की बात है कि इतनी पुरानी परंपरा को देख पा रहा हूँ। ये फेस्टिवल शेंगजी के पहाड़ी इलाकों में 1600 साल से चला आ रहा है। आशा है आपको पसंद आएगा। मैं हैरानी से पूछता हूँ, 1600 साल? काफ़ी गहरी ऐतिहासिक जड़ों वाला फेस्टिवल है। जी हाँ, कहा जाता है कि बहुत पहले दो इमॉर्टल्स ने इन पहाड़ों में एक भयंकर दैत्य को हराया था। उन दोनों ने जो नृत्य साथ में किया, वही ट्विन इमॉर्टल्स डांस की शुरुआत बनी। इसलिए जब भी लोग जंगली जानवरों या राक्षसों का शिकार होते हैं, हम ये फेस्टिवल मनाते हैं, ताकि उन इमॉर्टल्स की चमत्कारी शक्ति से ऐसी घटना फिर कभी ना हो। विलेज चीफ की आंखें भर आती हैं और वो बोलते हुए आंसू पोंछता है। अब तक सेंटिपीड डीमन के रहने की वजह से जब लोग उठाए जाते थे, हम उनके शरीर तक वापस लाने का सोच भी नहीं सकते थे। फेस्टिवल तो दूर की बात थी। लेकिन आज बिल्कुल कथा के इमॉर्टल्स की तरह दो सच्चे इमॉर्टल्स आए और हमारे गांव को बचा लिया। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना भावुक हूँ। मैं उसकी बात सुनता हूँ, साथ ही फेस्टिवल की तैयारियों को देखता हूँ। थोड़ी देर में सूरज डूबते ही फेस्टिवल शुरू हो जाता है। गांव की औरतें और बुजुर्ग ढोल और जिथर बजाते हैं, जबकि कुछ लोग घरों में पीपा छेड़ते हैं। संगीत ज्यादा शूर शराबे वाला नहीं होता, एक ऐसा सुर जो मृत्यु को याद करते हुए भी मन को शांत करता है। फिर गांव के जवान लड़के लड़कियां बीच में इकट्ठा होते हैं। सब एक जैसे सफ़ेद कपड़ों में होते हैं। गांव की औरतें उनके पास आकर हर एक को एक कागज़ का पंखा देती हैं। ये पंखे शायद उनके घर के होते हैं या नहीं, सब अलग अलग शेप के और पुराने होते हैं।
कुछ तो बस जल्दी जल्दी मुड़े हुए लगते हैं जब पंखे कम पड़ गए हों। फ्लैटर फ्लैटर। मैदान के दोनों तरफ दूर के युग के 2 इमॉर्टल्स के चित्र वाले स्क्रोल खोल दिए जाते हैं। फिर विलेज चीफ आगे बढ़कर मृतकों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करता है और 2 इमॉर्टल्स की चमत्कारी शक्ति से फिर ऐसी घटना ना हो ये विनती करता है। और फिर नृत्य शुरू हो जाता है। ट्विन इमॉर्टल्स डांस असल में एक जोड़ा नृत्य होता है जहां लड़के और लड़कियां हाथ में पंखा लिए साथ साथ नृत्य करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में औरतों के चेहरे सफ़ेद कॉटन के कपड़े से ढके होते हैं, इसलिए पहचान मुश्किल होती है। मिस बुक में अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस पूरी तरह से समेट ली है। लगता है अगर हम दोनों अपनी परसेप्शन छोड़ देते तो एक दूसरे को तुरंत पहचान लेते और मज़ा ही नहीं आता। ये सोचकर मैं भी अपनी आंखें बंद करता हूँ और अपनी कॉन्शियसनेस को फॉर्मलेस स्वॉर्ड में बदल देता हूँ। मैदान में जोड़े बनने लगते हैं। मैं किनारे किनारे घूमता हूँ किसी का जोड़ा बने बिना और अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड को दूर भेज देता हूँ। स्वूश। एक जहरीला जीव जो कर्स्ड डॉल के सिग्नल पर गांव में घुसने की कोशिश कर रहा था, फॉर्मलेस स्वॉर्ड से कटा जाता है और फटकर बिखर जाता है। बूम बूम। मैं कैजुअली डांस करता हूँ, लेकिन ध्यान ज़्यादा गांव की सुरक्षा पर होता है जो मैं बीच से संभाल रहा हूँ। जब तक बुक ह्यांगहुआ अपना मैजिक आर्टिफैक्ट कुछ दिनों में कंप्लीट नहीं कर लेती, तब तक गांव को पूरी तरह प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। एजेस के आसपास फुटवर्क प्रैक्टिस कर लेता हूँ। जब मैं ट्विन इमॉर्टल्स डांस जैसी फुटवर्क एजेस पर प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, दूर से कोई और भी मेरी तरह इधर उधर ड्रिफ्ट करता हुआ मेरी तरफ आ रहा होता है। ये भी ऐसे ही घूम क्यों रही है? लगता है वो भी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहती है। मैं बुक ह्यांगहुआ के पास पहुंचता हूं, जो थोड़ी ऑकवर्ड सी लग रही होती है, डांस स्टेप्स प्रैक्टिस करते हुए। जैसे ही मैं पास आता हूं, वो किसी तरह मुझे पहचान लेती है और मेरी तरफ देखती है। कल्टीवेटर स्यो, क्या वो आप हैं? हाँ मिस बुक, आप यहाँ क्यों घूम रही हैं? मुझे लगा आप फेस्टिवल में पूरे मन से पार्टिसिपेट करना चाहती थीं। वो बात यह है कि डांस थोड़ा मुश्किल है। वो ऑकवर्ड सी हंसी हंस देती है। मुझे क्यूरियोसिटी होती है और मैं पूछता हूँ, वैसे जब आपका चेहरा कॉटन क्लॉथ से ढका हुआ है तो आपने मुझे पहचाना कैसे? उसने अपनी कॉन्शियसनेस बिल्कुल मॉर्टल्स की तरह अंदर ही रखी हुई थी ताकि फेस्टिवल का मज़ा ले सके। फिर भी उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। चेहरा ढका हुआ हो तो बस साइड प्रोफाइल और पैर ही दिखते हैं। मैं आपको कैसे ना पहचान पाती कल्टीवेटर से हो, वो जवाब देती है। कपड़े जूते सब मैंने ही बनाए हैं, मैं कैसे नहीं पहचानूंगी? फिर वो मुझसे पूछती है, और आपने मुझे कैसे पहचाना कल्टीवेटर से हो? मेरा चेहरा ढका हुआ था और कोई कॉन्शियसनेस का एहसास भी नहीं था। मैं उसके डांस स्टेप्स मैच करते हुए बोलना शुरू करता हूँ। मैं आपकी सांस, दिल की धड़कन, बॉडी शेप, खुशबू, हाथों की शेप, ये सब याद रखता हूँ। चेहरा ढका हो फिर भी ये चीज़ें बदलती नहीं। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा चौंक जाती है। भला आप ऐसी चीज़ें याद ही क्यों रखते हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं बोलने ही वाला था, ये मेरी आदत है। जब मैं पीक पर पहुंच गया था फिर रुक जाता हूँ। चाहे मैं मार्शल आर्ट्स के पीक की बात कर रहा हूँ, उसके लिए शायद ये बात बेकार हो। ये थोड़ा परवर्टेड सा भी लग सकता है। अगर मैं कहूँ मैं आमतौर पर लोगों की सांस, हार्ट बीट, बॉडी शेप, सेंट याद रखता हूँ, तो ये और भी क्रीपी लगेगा। मैं इतना ओवरथिंक क्यों कर रहा हूँ? ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं, मैं ये सेंस अपने एनवायरनमेंट पर भी अप्लाई करता हूँ, इसलिए मुझे कभी अजीब नहीं लगा। ठीक है, सिंपल रखते हैं। मैं सबसे नॉर्मल जवाब चुनता हूँ जो मुझे सूझता है। बस इतना है कि मिस बुक, आप काफ़ी याद रह जाने वाली हैं। हाँ, ये नॉर्मल लगेगा। हम धीरे धीरे अपने डांस स्टेप्स सिंक कर लेते हैं और क्लियरिंग के किनारे से बीच की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्या कुछ गलत है? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। बुक ह्यांगहुआ मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती। तबीयत ठीक नहीं। किसी वजह से कपड़ों के ऊपर दिख रही उनकी गर्दन लाल हो गई होती है। मिस बुक, आप ठीक हैं? श्श,
मिस बुक, बोलना बंद कीजिए डाओइस्ट स्यो, डांस वैसे ही मुश्किल है, आप और कंफ्यूज कर रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ। हमारे हाथों में पकड़े पंखों के सिरे एक दूसरे को छू जाते हैं। इसी पल मेरी फॉर्मलेस स्वॉर्ड पूरे गांव के इर्द गिर्द घूमती है और जो भी जहरीले जीव गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं उन्हें भगा देती है। मैं बाईं तरफ 3 कदम लेता हूँ, एक पूरा घेरा पूरा करता हूँ। बुक ह्यांगहुआ भी बिल्कुल मेरी तरह घूमती है और फिर से हमारे पंखों के सिरे छू जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता और हम क्लियरिंग के बीच में पहुंच जाते हैं, जहां डांस का दूसरा एक्ट शुरू होता है। रसल रसल रसल। गांव के जवान लड़के अपनी डांस पार्टनर्स के चेहरे से सफ़ेद कॉटन क्लॉथ हटाने लगते हैं। मैं भी बाकी सब की तरह बुक ह्यांगहुआ के चेहरे से कपड़ा हटा देता हूँ। आखिरकार दिख रहा है। कपड़े की वजह से उसे गर्मी लग रही होती है, उसका चेहरा लाल और गर्म होता है। फिर से हमारे पंखों के सिरे छू जाते हैं। हम दाईं तरफ 3 कदम लेते हैं और एक और घेरा पूरा होता है। मेरी फॉर्मलेस स्वॉर्ड भी पूरे गांव के चारों तरफ घूमती रहती है, कई लेयर्स के चक्रों में बदलकर अनगिनत रूप लेते हुए जहरीले जीवों को दूर भगाती है। गांव के बीच मशालों की रोशनी, ढोल, जितर और पीपा की धुन जवानों के कदमों की आवाज़ के साथ गूंज रही होती है। मिस बुक, अब जब आप देख पा रही हैं, फिर भी डांस में स्ट्रगल कर रही हैं, क्या आप फिजिकल मूवमेंट्स में वीक हैं? डाओइस्ट स्यो, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? जब आप खुद कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाते तो आप मुझे कहने का हक रखते हैं। मेरी गलती। हमारे पंखे कई बार छू जाते हैं और हम दोनों हंस पड़ते हैं, पहाड़ी इलाके के इस अनोखे फेस्टिवल के बीच एक दूसरे को छेड़ते हुए। कहीं लोग हंस रहे होते हैं, कहीं कोई रो रहा होता है, कहीं ढोल बज रहे होते हैं। कुछ लोग 2 इमॉर्टल्स के चित्रों के सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं। स्क्रोल पर एक इमॉर्टल भाला लिए और एक इमॉर्टल पंखा लिए दिखाए गए हैं, जब उन्होंने उस दुष्ट दैत्य को हरा दिया था। हथियार रखकर उन दोनों इमॉर्टल्स को पंखे पकड़कर घेरा बनाकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। एक इमॉर्टल का चेहरा कपड़े से ढका हुआ है और दूसरा रिब्ड फैन पकड़े हुए है। दोनों के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान बनी हुई है, जो एक दूसरे की तरफ नर्मिता से देख रही है। चैप्टर 104 लोटस 12। ट्विन इमॉर्टल्स डांस का जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ गया जब चांद आसमान के बिल्कुल बीच पहुंच गया और फेस्टिवल भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। काफ़ी थका देने वाला था, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। बुक ह्यांगहुआ हल्की सी मुस्कान के साथ पसीना पोंछते हुए कहती है, मुझे खुशी है कि आपको अच्छा लगा। फेस्टिवल के बाद भी मैं बार बार वही डांस स्टेप्स और मूवमेंट्स प्रैक्टिस करता रहता हूँ जो मैंने वहाँ किए थे। पर डाओइस्ट सओ, आप क्या कर रहे हैं? ओह, बस लग रहा है कि इस डांस का एक मूवमेंट। बूम बूम बूम। मैं कई बार घूमता हूँ और डांस के अंदर छिपे हुए मूवमेंट्स को बाहर खींच लेता हूँ। ये स्पीयर टेक्निक जैसा लगता है। बैंग। मैं हवा में अपने हाथ के इर्द गिर्द गैंगची लपेट लेता हूँ और जैसे ही खाली स्पेस में थ्रस्ट करता हूँ, डांस के अंदर छिपी स्पीयर टेक्निक मेरे हाथ में रूप ले लेती है। ये स्पीयर टेक्निक अटैक और डिफेंस के बीच एक पूरी यूनिटी को ढूंढती है। इस स्पीयर टेक्निक के मार्शल प्रिंसिपल्स नेचुरली डांस के साथ जुड़ जाते हैं और ट्विन इमॉर्टल्स डांस परफॉर्म करते हुए ही मैं इसे समझ लेता हूँ। मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हुए मुझे सदियां बीत चुकी हैं। एक सर्टेन लेवल से नीचे की मार्शल आर्ट्स की लॉजिक और प्रिंसिपल्स को मैं आसानी से समझ लेता हूँ। मैं स्पीयर टेक्निक को कई बार परफॉर्म करता हूँ, उसे पूरी तरह रिस्टोर करने की कोशिश करते हुए। ये काफ़ी लाजवाब स्पीयर टेक्निक है। 24 मूव्स सेवरिंग माउंटेन स्वर्ड्समैनशिप जितनी एडवांस तो नहीं जो किम यंग हुन ने इम्प्रूव की थी, लेकिन शुरू के दिनों में उसने मेरे लिए जो 12 मूव्स बनाई थी उसके बराबर ज़रूर है। टेक्निक को रिस्टोर करने के बाद मैं बुक ह्यांगहुआ की तरफ देखता हूँ, जो मुझे क्यूरियोसिटी से देख रही होती है। मुझे लगता है मैंने ये चियान सेक्स सिटी में देखा है। क्या ये मार्शल आर्ट्स है? हाँ, ये मॉर्टल्स की सेल्फ डिफेंस टेक्निक होती है। कल्टिवेटर्स के लिए ये छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन अगर ठीक से मास्टर की जाए तो वूश, मैं फॉर्मलेस स्वॉर्ड दिखाता हूँ। इस लेवल तक भी पहुंचा जा सकता है।
जूम, फॉर्मलेस स्वॉर्ड चारों तरफ उड़ती है, गांव में घुसने की कोशिश कर रहे जीवों को गिरा देती है। आह, तो डाओइस्ट सवो, आपकी टेक्निक असल में मार्शल आर्ट्स से ही आई है? हाँ, असल में नहीं, अब भी मार्शल आर्ट्स ही है। सच तो यह है कि इसे सिर्फ मार्शल आर्ट्स कहना भी कम होगा, इतनी ज्यादा पावर हो चुकी है इसमें। एनीवे, मैं फिर से फॉर्मलेस स्वॉर्ड दिखाता हूँ। मैंने ये आपको इसलिए दिखाया है ताकि अगर मिस बुक कोई मैजिक आर्टिफैक्ट बनाए तो आप इसे रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सके। ओ, अब तक तो आप काफ़ी नेगेटिव थे, क्या आपका मन बदल गया? अचानक लगा कि मार्शल आर्टिस्ट्स के यूज़ का भी एक मैजिक आर्टिफैक्ट होना बुरा आइडिया नहीं है। आह, समझ गई। वो थोड़ी शैतानी सी मुस्कान देती है। पर फिर क्या करें, मैं तो डाओइस्ट सवो के लिए एक मैजिक आर्टिफैक्ट बनाने वाली थी, मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए नहीं। चिंता मत कीजिए, जब बन जाए तब देख लेंगे। मैं आसानी से सिर हिला देता हूँ। अब जब उसे पता है कि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ तो आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए सूटेबल आर्टिफैक्ट बन ही जाएगा। तो फेस्टिवल एंजॉय कर लिया, अब काम शुरू करें। बूम, वो अपनी स्टोरेज डिवाइस से पोर्टेबल वर्कशॉप निकालती है और उसमें चली जाती है। लगता है वो गांव के लिए प्रोटेक्टिव मैजिक आर्टिफैक्ट बना रही है। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, वर्कशॉप के अंदर से हैमरिंग की आवाज़ आती है। मैं मुस्कुराता हूँ और गांव के बाहर की तरफ वापस चला जाता हूँ। रात गहरी होती जाती है और उस दिन के बाद से बुकह्यांग हुआ और मैं थोड़े और करीब आ गए। कुछ दिन बाद बूम 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 बूम, बुकह्यांग हुआ 4 टोटम्स निकालती है। ये प्रोटेक्टिव मैजिक आर्टिफैक्ट है, लगभग 2 साल तक चलेंगे। अगर इन्हें गांव के चारों कोने पर लगा दिया जाए तो जहरीले जीव घुस नहीं पाएंगे। थैंक यू इमॉर्टल। जैसे ही टोटम्स चारों कोनों पर इंस्टॉल होते हैं, वो रोशनी छोड़कर पूरे गांव को कवर करने वाली बैरियर बना देते हैं। थोड़ी देर बाद बैरियर चमक कर ट्रांसपेरेंट हो जाती है और टोटम्स भी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अगर कल्टिवेटर क्लैंस यहाँ आकर इन मैजिक आर्टिफैक्ट्स को देख लें, इसलिए मैंने हाइडिंग फंक्शन भी ऐड किया है ताकि कोई परेशानी ना हो। अच्छा सोचा है। मैं सिर हिलाता हूँ और अगले दिन कंफर्म करने के बाद कि क्रीचर्स बैरियर के अंदर घुस नहीं पा रहे, हम जाने का फैसला करते हैं। हम इस उपकार का बदला कैसे चुका पाएंगे इमॉर्टल्स? कोई बात नहीं। और मेरे दिमाग में कुछ पल के लिए गांव की बच्ची और उसकी फोकलोर बुक आती है, पर मैं सिर झटक देता हूँ। बाद में जब वो बड़ी होगी तब समझाना बेहतर होगा। हमें भी फेस्टिवल काफ़ी पसंद आया। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। गांव वालों से विदा लेकर उनकी शुभकामनाएं लेते हुए हम फिर से फ्लाइंग आर्टिफैक्ट पर सवार होते हैं और आसमान में उड़ जाते हैं। हम पहाड़ी इलाकों को पार करते हुए शेंगजी के बीचों बीच स्थित राजधानी तक पहुंचते हैं। फिर शेंगजी और यांगवो की सीमा और यांगवो की राजधानी के बीचों बीच घूमते हैं। यांगवो के कई अलग अलग इलाकों को एक्सप्लोर करते हुए आखिरकार हम ब्योक्रा के पूर्वी हिस्से में वापस लौट आते हैं। बुकह्यांग हुआ और मैं कई जगह घूमते हैं, उसे अलग अलग संस्कृतियों से मिलाता हूँ। यांगवो हालिया राजवंश के बदलाव के कारण काफ़ी उथल-पुथल में था, लेकिन बुकह्यांग हुआ को उसका अलग ही माहौल पसंद आता है और इस तरह हम ब्योक्रा के पूर्वी हिस्से में वापस लौट आते हैं। चियान सेक्स सिटी। लगभग 4 महीने बाद वापस आना हुआ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे सच में अफसोस है। चॉनसेक सिटी में चोंगमुन जुंगजिन और चोंगमुन लियोंग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जब टेलीपोर्टेशन अरे दोबारा एक्टिवेट हुआ तो उससे लाल रोशनी निकली। हम हिम्मत ही नहीं कर पाए अंदर जाने की। उसके बाद हमें लगा आप दोनों शायद नहीं रहे। हमने आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और फिर वापस पश्चिम की तरफ चॉनसेक सिटी लौट आए। चोंगमुन जुंगजिन की बात को चोंगमुन रियोंग आगे बढ़ाता है। लेकिन अच्छा हुआ कि कल्टिवेटर बुक यानी आपके पिता ने आपके जिंदा होने की पुष्टि कर दी। तब से वो आपका इंतज़ार कर रहे थे। बुक जुंगहो अपनी गर्दन में पहनी हुई रिंग नेकलेस को पकड़ते हुए बोलते हैं, जब तक ह्यांगहुआ जिंदा है उसकी नोरिगे से जुड़ी ये अंगूठी इसी तरह चमकती रहती है। वोंग। अंगूठी का एक हिस्सा तेज रोशनी से चमक उठता है। खैर, मुझे तसल्ली है कि तुम दोनों सुरक्षित वापस आ गए। हम काफ़ी चिंतित थे, लेकिन अब दिल हल्का हो गया। वैसे भी क्लैन हेड होने के नाते मेरी लापरवाही की वजह से तुम लोग खतरे में पड़े। इसका मुआवजा मैं बाद में दूंगा। बुकह्यांगहुआ हंसकर चोंगमुन जुंगजिन और चोंगमुन रियोंग की माफ़ी स्वीकार कर लेती है।
कोई बात नहीं, इसी वजह से मुझे वर्ल्ड्स एंड देखने को मिला और कई जगह घूमने का मौका भी, साथ ही डाओइस्ट सर के और करीब भी आ गई। मुझे भी कोई शिकायत नहीं। खुशकिस्मती से एक छुपी हुई टेक्निक के कारण मैं जिंदा बच गया। जब जिंदा हूं तो बीती बातों पर उलझा रहने का क्या फायदा। मैं भी उनकी माफ़ी स्वीकार कर लेता हूं और कॉम्पेंसेशन लेने से मना कर देता हूं। लेकिन चोंगमुन जुंगजिन का चेहरा थोड़ा और गंभीर हो जाता है। बीती बातों को भूल जाओ? भूलना आसान नहीं होता। गलती मेरी थी। अगर तुम मुआवजा नहीं लेना चाहते तो एक बात तय कर लें, जब भी मुमकिन हो हम तुम दोनों की एक इच्छा पूरी करेंगे। हाँ, ऐसा ही करते हैं। क्लैन हेड इतना कह रहे हैं तो मैं भी इनकार नहीं करूंगा। बुक ह्यांगवा और मैं साथ ही सिर हिला देते हैं। चोंगमुन जुंगजिन से एक उपकार पक्का कर लेते हैं। दोबारा माफ़ी मांगने के बाद क्लैन के कामों के चलते चोंगमुन जुंगजिन चोंगमुन क्लैन के मेन हाउस की तरफ लौट जाते हैं। अब फॉर्मेशंस पर रिसर्च फिर से शुरू करनी चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन चोंगमुन रियोंग बुक ह्यांगवा की तरफ देखते हुए कहते हैं, सफ़र से थकान तो होगी ही, चलो 3 दिन बाद रिसर्च शुरू करते हैं। समझ गई जी। बुक ह्यांगवा अपने पिता बुक जुंगहो से बात करती है, सामान अनपैक करती है और सफ़र के दौरान बनाए गए मैजिक आर्टिफैक्ट्स, साथ ही शेंगजी और यांगो से खरीदे गए आर्टिफैक्ट्स, सब मैजिक आर्टिफैक्ट्स शॉप्स में रखवा देती है। मैं चॉन्सेक सिटी की दीवारों पर एक सिंपल परसेप्शन ऑब्स्क्योरिंग स्पेल लगाता हूँ और ऊपर चढ़कर दूर फैला हुआ अथाहीन रेगिस्तान देखता हूँ। यांगो में सिटी का मतलब एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होता था, लेकिन ब्यकरा में सिटी का मतलब सिर्फ एक शहर होता है। इसलिए चॉन्सेक सिटी भी सिर्फ यही एक शहर है। मैं छोटे से शहर के अंदर चल रही भागदौड़ और सामने रेगिस्तान से निकलती विशाल स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करता हूँ और सोच में डूब जाता हूँ। पिछले 4 महीनों में सच कहूँ तो काफ़ी मज़ा आया। साथ ही मुझे समझ में आया कि पिछले जन्म में किम योंग हुन ने मुझे ठीक से जीने की सलाह क्यों दी थी। मेरा मन शांत लग रहा है। ये बात मुझे तब तक समझ नहीं आई जब तक मैं बुक ह्यांगवा की करीब नहीं आया। इस सफ़र के दौरान उसके साथ रहकर मुझे महसूस हुआ कि उसके पास रहने से मेरा मन काफ़ी हल्का हो जाता है, जैसे वो अनजाना दबाव जो हमेशा मुझे जकड़ के रखता था थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हो। लेकिन मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता हूँ। मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। शिष्यों, गुरुओं, दोस्तों और अनेक किम योंग हुन से बिछड़ने का दर्द, वो सब मैं पहले ही झेल चुका हूँ। अगर एक आदमी और औरत के बीच प्रेम बंधन जुड़ जाए तो बिछड़ने का दर्द कितना गहरा होगा। दोस्तों के बीच प्रेम नहीं होता, इसलिए चाहे हम कितने भी करीब हो जाएं, मैं उस दर्द को अपने दिल के किसी कोने में दफन करके आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी भावनाएं प्रेम में बदल गईं तो शायद मैं आगे ही ना बढ़ पाऊँ। सबसे बुरा हाल हुआ तो मेरा मन भी टूट सकता है। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इन 4 महीनों की खुशियों को बस यादों के रूप में रहने देता हूँ। उन यादों को किसी खतरनाक जज्बात की सीमा पार नहीं करने दूंगा। इसी फैसले के साथ चॉन्सेक सिटी के ऊपर डूबता हुआ सूरज दिखाई देता है और मेरे पीछे एक जाना पहचाना स्पिरिचुअल ऑरा आकर ठहर जाता है। वो बुक जुंगहो है। वो शहर की दीवार के किनारे चढ़कर मेरे पास बैठ जाते हैं। तो मेरी बेटी के साथ सफ़र कैसा रहा? मिस बुक की खुशमिजाज तबीयत की वजह से सफ़र बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था। हाँ, ये सुनकर अच्छा लगा। वैसे मैंने एक छोटा सा बदलाव नोटिस किया। बदलाव? हाँ, मेरी बेटी अब तुम्हें कल्टीवेटर नहीं बल्कि डाओइस्ट कहकर बुलाती है। और तुम्हारा उसे संबोधित करने का तरीका भी थोड़ा बदल गया है। मैं हल्की सी खांसी लेता हूँ और कहता हूँ, कृपया चिंता न करें, मिस बुक के लिए मेरी भावनाएं दोस्ती से आगे नहीं हैं। और वैसे भी मैंने सुना है कि मिस बुक का एक डेस्टिन्ड पार्टनर है जो उनकी माँ ने चुना था। वो बात। बुक जुंगहो हल्की हंसी के साथ डूबते हुए सूरज की तरफ देखते हैं। सूरज धीरे धीरे होराइजन के नीचे जा रहा था। तुम्हें कैसे पता कि जो मिलने आएगा वो आदमी ही होगा? अगर वो औरत हुई तो वो दोनों स्वर्ण सिस्टर्स भी तो बन सकती हैं, है ना? हाँ, तब तो 50% चांस हुआ कि वो डेस्टिन्ड पार्टनर निकले। फिर भी मुझे सावधान रहना चाहिए, है ना? 50% चांस? हाँ, तुमने ये पॉसिबिलिटी सोची कि शायद वो मिलने आए ही ना? जी, बुक जुंगहो कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हैं।
मेरी बेटी इंतज़ार कर रही है क्योंकि ये उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी, लेकिन दूसरी तरफ कौन जानता है, हो सकता है वो लोग इस वादे को इतनी शिद्दत से ना निभाएं। फिर भी मैं सीधी बात करता हूँ। सूरज पूरी तरह होराइज़न के नीचे डूब जाता है और आसमान गहरा बैंगनी रंग ले लेता है। चारों तरफ अंधेरा घनने लगता है। मेरी बेटी का कोई डेस्टिन्ड पार्टनर नहीं है। माफ़ कीजिए, मेरी रिंग नेकलेस 2 मैजिक नोरिगे आर्टिफैक्ट से जुड़ी है। एक मेरी बेटी के पास है। अगर दोनों में से दूसरा जीवित हो तो रिंग का दूसरा हिस्सा चमकता रहता है। देखो, वो अपनी गर्दन से पहनी हुई रिंग नेकलेस मेरी तरफ बढ़ाते हैं। जब मेरी बेटी 11 साल की थी, उसकी माँ की मौत के कुछ साल बाद, लगभग 11 साल पहले, रिंग के दूसरे हिस्से की रोशनी बुझ गई थी। उसका डेस्टिन्ड पार्टनर? ऐसा कोई नहीं रहा। वो मर चुका है, चाहे एक्सीडेंट हो, अचानक मौत, हत्या या खुदकुशी। वो कड़वी मुस्कान के साथ कहते हैं, अगर आर्टिफैक्ट का मालिक बदलता तो कोई निशान होता, लेकिन इतने सालों से बिना रोशनी के रहना ये दिखाता है कि वो शख्स शायद किसी अनजान ज़मीन पर अकेला मर गया। मेरी बेटी ये सब पहले से जानती है। नोरिगे शुरू से ही दूसरी जोड़ी से जुड़ी थी, इसलिए उसे काफ़ी पहले पता चल गया होगा। वो बस अपनी माँ की आखिरी इच्छा को बहाना बना रही है ताकि शहर न छोड़कर उन यादों के साथ रह सके जो उसने अपनी माँ के साथ यहीं बनाई थीं। बुक जुंगहो मेरी तरफ देखते हुए बोलते हैं, मुझे लोगों को परखने की अपनी क्षमता पर गर्व है। इसी वजह से मैंने पिछली बार ब्यक मुन संग के बेट को स्वीकार किया था। मुझे ब्यक क्लैन का वो की बिल्डिंग कल्टीवेटर याद आता है। उसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं थी, लेकिन मैं उस ख्याल को निगल जाता हूँ और चुप रहता हूँ। मेरी नज़र में तुम काफ़ी ठीक इंसान लगते हो। सच कहूँ तो ब्यक क्लैन के उस लड़के से भी ज़्यादा। बताओ, क्या तुम्हारे मन में मेरी बेटी के लिए कोई और भावना नहीं है? माफ़ कीजिएगा, लेकिन मिस बुक के लिए मेरी भावनाएं सिर्फ दोस्ती तक सीमित है। कुछ देर तक मुझे गौर से देखने के बाद बुक जुंगहो खड़े होते हैं और अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ते हैं। मेरा अंदाज़ा आमतौर पर गलत नहीं होता, मैं इस पर नज़र रखूंगा। वो शहर की दीवार से नीचे उतर जाते हैं और मैं अपना चेहरा मोड़ लेता हूँ। च्योनसेक सिटी के कई हिस्सों में रोशनियां जल चुकी थीं। पूरा शहर चमक रहा था। मैं बस चुपचाप शहर को देखता रहता हूँ। अगले दिन बुक ह्यांगवा का अपहरण हो चुका था। ये बुक जुंगहो का चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। वो लाल आग जैसी चमकती रिंग नेकलेस पकड़कर च्योंगमुन रियांग के पास आते हैं। ह्यांगवा अभी डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रही हैं, कृपया मदद कीजिए। डिस्ट्रेस सिग्नल? ये सिग्नल सिर्फ तब यूज़ होता है जब किसी का अपहरण हो। बुक जुंगहो की बात सुनते ही च्योंगमुन रियांग का चेहरा भी सख्त हो जाता है। हिम्मत कैसे हुई उनकी? च्योंगमुन क्लैन के साथ काम कर रही कल्टीवेटर को किडनैप करना, मतलब सीधा हमारी अथॉरिटी को चुनौती देना। च्योंगमुन रियांग गुस्से में खड़े हो जाते हैं। मैं भी भौएं चढ़ाकर अपनी जगह से उठ खड़ा होता हूँ। कृपया बताइए, क्या हुआ था? बुक जुंगहो धीरे धीरे पूरी घटना बताते हैं। सुबह उठने पर बुक ह्यांगवा अपने कमरे में नहीं थी। कमरा बेकार में बिखरा हुआ था और रात में लगाई गई फॉर्मेशन को किसी ने बड़ी सफाई से तोड़ दिया था। और अब रिंग से जुड़ी नोरिगे नेकलेस के जरिए डिस्ट्रेस सिग्नल आ रहा था। अचानक कौन उसे उठा ले गया? मैं अपनी सेंसेस को और तेज करता हूँ। सबसे पहले मुझे मिस बुक के कमरे में ले चलिए। डिमोनिक सेंसेस को पूरी तरह जागृत करके मैं स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो को ट्रैक करने का फैसला करता हूँ। रेगिस्तान के बीच तलवार जैसी आकृति का एक फ्लाइंग आर्टिफैक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस आर्टिफैक्ट पर ब्यक मुन संग आंधी से उठी रेत को झाड़ता हुआ अपने कंधे पर एक बड़ा सा बोरी उठाए हुए था। शांत रहो लेडी हैंगवा, चाहे तुम जितना भी ज्यादा छोड़ो कोई फायदा नहीं। तुम्हारा किडनैपिंग मेरी पिछले 4 महीने की तैयारी का हिस्सा है। मुझे नहीं पता तुम कहाँ गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे पूरा समय मिला इस प्लान को चुपचाप और तेजी से अंजाम देने का। ब्यॉक मून सॉन्ग विश्वास से मुस्कुराते हुए कहता है,
जब बोरी के अंदर बंधी बुक यांगहुआ फड़फड़ा रही होती है, खासकर जब मैंने सटल हिडन फ्रेग्रेंस छिड़क दी है। स्पेशल ट्रैकिंग डीमन बीस्ट्स के बिना कोई हमें ट्रेस नहीं कर पाएगा, और वैसे भी वो बीस्ट्स हमारे ब्यॉक क्लैन के कंट्रोल में हैं। मैंने डीमन बीस्ट संभालने वाले एल्डर से बात कर ली है। अगले 7 हफ्तों तक ब्योक्रा के किसी भी मार्केट में एक भी डीमन बीस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हार मान लेना ही बेहतर होगा। रिगल रिगल। फिर भी बोरी के अंदर की हरकतें रुकती नहीं। ब्योक मुनसोंग दक्षिण की तरफ देखते हुए तंज भरी मुस्कान से बोलता है, सबसे पहले हम दक्षिण के समुद्री किनारे पर तैयार शिप से यांगो जाएंगे। वहाँ कुछ महीने रुकने के बाद ब्योक क्लान के इलाके में जाएंगे। तब तक तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरी बात मानो। मैं तुम्हारी पोटेंशियल को भी मैड लॉर्ड की तरह पूरी तरह निकाल सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये बुरा सौदा नहीं होगा। इतना फड़फड़ाना बंद करो। कल्टीवेटर होते हुए भी जब हाथ पैर बंधे हों और स्पिरिचुअल पावर सील हो, तब कुछ खास नहीं कर पाओगे। स्नैप। हाँ? शूश। ब्योक मुनसोंग चौंक पर पीछे देखता है। उसके कंधे पर रखी बोरी फट जाती है और उसके अंदर बंधी बुक यांगहुआ नीचे गिर जाती है। वो क्या? वूश। बुक यांगहुआ एक मंत्र का इस्तेमाल करके रेगिस्तान पर सुरक्षित उतर जाती है और गुस्से से ब्योक मुनसोंग को घूरती है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, सर ब्योक, कि आप इतनी नीच हरकत पर उतर आएंगे। नहीं, मैंने तो इसके हाथ पैर बांधे थे और स्पिरिचुअल पावर को सील करने का टैलिस्मैन भी लगाया था। बुक यांगहुआ अपना हाथ उठाती है। उसकी हथेली पर एक छोटा सा कीड़े जैसा पपेट बैठा होता है। वो बीटल शेप्ड पपेट अभी अभी एक टैलिस्मैन का टुकड़ा निगलने ही वाला था, सील का फ्रैगमेंट। ये मैंने सीनियर मैड लॉर्ड के पपेट से प्रेरित होकर बनाया था। काफी काम का निकला। क्या? तुमने बंधी हुई हालत में ये बना लिया? वो सारा फड़फड़ाना असल में लकड़ी के छिलकों से पपेट बनाना था। ब्योक मुनसोंग कुछ पल के लिए घबरा जाता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। सच में लेडी यांगहुआ लाजवाब हो। अब तो मुझे और भी ज्यादा उत्सुकता हो रही है देखने की जब तुम्हारी पोटेंशियल पूरी तरह खिलेगी। भरोसा रखो मुझ पर। मेरे पास सच में एक तरीका है तुम्हारी पोटेंशियल जगाने का, बिल्कुल मैड लॉर्ड की तरह। अगर आप शराफत से बात करने आए होते तो मैं सुनती, लेकिन ये बदतमीजी बर्दाश्त के बाहर है। बुक यांगहुआ ठंडे नज़रों से ब्योक मुनसोंग को देखती है और अपनी बाली को छेड़ती है। बाली से रोशनी निकलती है और एक स्टोरेज डिवाइस बाहर आ जाता है। ब्योक मुनसोंग का चेहरा बिगड़ जाता है। हाँ, स्टोरेज डिवाइस, लेकिन सिर्फ कुछ आर्टिफैक्ट्स ची बिल्डिंग और ची रिफाइनिंग के बीच का अंतर नहीं मिटा सकते। तभी जैसे ही बुक यांगहुआ डिवाइस खोलती है, बूम 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 बूम, दर्जनों, फिर सैकड़ों फ्लाइंग सोर्ड आर्टिफैक्ट्स बाहर निकलकर चारों तरफ जमीन में धंस जाते हैं। वूश! बुक यांगहुआ उनमें जान फूंक देती है। सैकड़ों फ्लाइंग सोर्ड्स चमकने लगती हैं और हवा में तैरने लगती हैं। डैम इट! ब्योक मुनसोंग का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। अगर तुमने और विरोध किया तो मुझे जबरदस्ती लेना पड़ेगा। बकवास बंद करो। आह! जैसे ही ब्योक मुनसोंग अपनी प्योर स्पिरिचुअल फोर्स जमा करने ही वाला होता है, ब्योक मुनसोंग और दुक यांगहुआ दोनों एक ही दिशा में देखते हैं। रंबल रंबल रंबल। कुछ रंगहीन सा रेगिस्तान में आंधी उठाता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। आंधी के बीच एक आकृति चमकती हुई दिखाई देती है। ब्योक मुनसोंग की भौहें सिकुड़ जाती हैं। श्राप! कौन पीछे लग गया? ट्रैकिंग डीमन बीस्ट के बिना ये कैसे मुमकिन है? वो अपना फ्लाइंग सोर्ड आर्टिफैक्ट निकालकर आंधी के बीच उस आकृति को चुनौती देता है। आओ, सामना करो। मैं कभी ब्योक क्लैन का सोर्ड जीनियस कहलाता था। वूश! बूम! एक रंगहीन तलवार की रोशनी ब्योक मुनसोंग के पास से गुजर जाती है। रेगिस्तान में एक गहरी घाटी बन जाती है और दूर एक रेत का पहाड़ फट जाता है। गुगु! जमीन कांपने लगती है और हर दिशा में आंधियां घूमने लगती हैं। ब्योक मुनसोंग का चेहरा बिल्कुल मुर्दा जैसा हो जाता है। ये कोर फॉर्मेशन सीनियर है। आह! बुक यांगहुआ उल्टा उस सोर्ड लाइट के मालिक को पहचान लेती है और पल भर के लिए उसका चेहरा चमक उठता है।
और इसी छोटी सी लापरवाही के पल में लेडी हैंगवा भागना होगा। क्या? मुझे छोड़ो। चेहरा सफ़ेद पड़ चुका ब्योक मुनसोंग बुक हैंगवा को उठाकर फ्लाइंग सोड आर्टिफैक्ट पर कूद जाता है। रुको लेडी हैंगवा, अभी लड़ने का वक्त नहीं। एक कोर फॉर्मेशन सीनियर गुस्से में है। भागना ही जिंदा रहने का एकलौता रास्ता है। नहीं। जूम। ब्योक मुनसोंग आसमान में शूट करता है और भाग निकलता है। बुक हैंगवा हाथ के सील्स बनाती है और रेगिस्तान में धंसे हुए सैकड़ों फ्लाइंग सोर्ड्स पीछे दौड़ते हैं, लेकिन ब्योक मुनसोंग की प्योर स्पिरिचुअल फोर्स के आगे पीछे रह जाते हैं। वो सोर्ड लाइट का मालिक जो आंधी के बीच उनका पीछा कर रहा था, सर यूएन ह्योन, उन दोनों को देखकर विश्वास न कर पाने वाली नज़र से देखता है। ये आदमी सबके लिए मुसीबत बन रहा है। वो पिछली रात बुक जुंग हो की बात याद करता है और खाली सी हंसी हंस देता है। कल्टिवेटर बुक, आपका इंसान पहचानने का अंदाज़ा थोड़ा गलत निकला। सोचा भी नहीं था कि आपको वो पसंद आया था। सर यूएन ह्योन जमीन से उछलकर अपनी फॉर्मलेस सोड के साथ ब्योक मुनसोंग का पीछा करता है। हिक, सीनियर, मुझे कुछ नहीं पता, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। आंधी में छिपे शक्ल का चेहरा न पहचान पाने के कारण ब्योक मुनसोंग चीखता हुआ भागता रहता है, जबकि सर यूएन ह्योन बिना कुछ बोले उसका पीछा करता रहता है। और इस तरह रेगिस्तान में एक भयंकर चेज शुरू होती है। बस करो, यहीं रुक जाओ। बूम, क्रैश। सर यूएन ह्योन एक बार फिर फॉर्मलेस सोड से वार करता है। रेगिस्तान में एक और घाटी बन जाती है। डर से कांपता हुआ ब्योक मुनसोंग अपनी सारी प्योर स्पिरिचुअल फोर्स फ्लाइंग सोड आर्टिफैक्ट में झोंक देता है। उस अनजान कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर की तबाही देखकर ब्योक मुनसोंग हाँफने लगता है। ये एक मॉन्स्टर है। अगर मैं और तेज नहीं भागा तो मैं मर जाऊंगा। कुगुगु, कुगुगु, कुगुगुगु। और ब्योक मुनसोंग महसूस करता है वो अनजान कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर अपनी शक्ति जमा कर रहा है। मैं मर जाऊंगा। कुछ ट्रांसपेरेंट सा हवा को काटता हुआ सीधा उसकी तरफ उड़कर आता है।